Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE की चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में NCERT के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को आज के क्लास के अंदर फिर से लेके आया हूँ। स्टैंडर्ड 9th की NCERT है, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स है और हमने शुरू किया था रिगार्डिंग दी सोशलिज्म इन यूरोप और कैसे इनफैक्ट रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ दुनिया चलती है उसके बारे में देखेंगे। बट जो स्टूडेंट्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में परिचय दे देता हूँ। माय नेम इज प्रतीक नायक एंड आई बीन टीचिंग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। मेनली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इज माई कोर फोर्टे, जहाँ पे मैं जीएस से लेकर ऑप्शनल तक की तैयारी कराता हूँ स्टूडेंट्स को। और मेरी जो प्रिपरेशन की जो तैयारी का जो अप्रोच है उसमें काफ़ी हाईली एनालिटिकल अप्रोच रहता है और इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर एंड आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी। मैं आपको वेलकम करूँगा कि आप मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी के ऊपर कनेक्ट कर दीजिए और साथों साथ आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपका एनसीईआरटी का कोर्स तो मैं यहाँ पे कराऊंगा, बट आई विल वेलकम यू ऑल ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस इंडिया का टॉप मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। और वहाँ पे मेरा कोर्स शुरू हुआ है ऑन 25 अगस्त रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसके बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया है, स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी, बट इसके अलावा भी हमको पढ़ना पड़ता है और वो मैं यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर लेके आया हूँ। 2-3 दिन हुए हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग द रेफरल कोड PN Live। यू विल गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर द सेम एज वेल। प्लस के ऊपर फायदा क्या होगा कि आपको डेली लाइव क्लासेस होंगे, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे और बेस्ट पार्ट है डाउट सॉल्विंग सेशन, जहाँ पे मैं और आप हम सब लोग साथ में मिलकर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व कर पाएंगे। मैं प्लस के ऊपर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाता हूँ तो एक बार आप थोड़ा बहुत ध्यान रख दीजिएगा। आई टीच आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, दिस आर ऑल द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज दैट आई लॉन्च ऑन प्लस। हर 2-3 महीने में मेरे कोर्सेज आते रहते हैं। तो अभी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मॉडर्न इंडिया खत्म किया था। मॉडर्न इंडिया के बाद अभी मैं एंशिएंट इंडिया का लेकर आ रहा हूँ। आफ्टर दिस जो न्यू कोर्स आने वाला है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर आएगा, वेयर आई बी टीचिंग अबाउट हाउ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोग्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जब आगे जाएंगे तो आज़ादी के बाद का इतिहास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है आप सबको, आप हमारे साथ जुड़िए। प्लस के ऊपर जुड़ने से फायदा ये होगा कि आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, वो चाहे आपने 1 साल का लिया हो, 2 साल का लिया हो, आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके जितने भी इनफैक्ट सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाएंगे। इंडिया के जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब के क्लासेस भी आप देख पाओगे, उनके कोर्सेज भी आप अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। आपको मेरे सब्जेक्ट्स की जितनी भी हैंड आउट स्लाइड्स हैं वो मिल जाती है। देयर आर मोर देन 2000 स्लाइड्स हैंड आउट्स which are available on the plus platform for the students। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सब के सब वहाँ पे देख सकते हैं। हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस का कवरेज होगा, लाइव क्लासेस होंगे, अनलिमिटेड टाइम आप देख पाते हो, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, मॉक क्वेश्चन से लेके हर एक चीज़ आपको हेल्प कर पाएगी। तो कभी मिस आउट हो गया तो भी आप आराम से देख सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। आपको भी मैं कहूँगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। प्लस के ऊपर आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है फ्रॉम द प्ले स्टोर और आई वुड से द ऐप स्टोर, और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीएससी सीएसई को गोल चूज करना है। ठीक है, प्लीज चूज योर गोल एज यूपीएससी सीएसई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमको आपके हिस्ट्री के क्लासेस अटेंड करना है, पर आपने तो एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो बेटा आई डू नॉट टीच ऑन एसएससी सेक्शन, आई टीच इन यूपीएससी सीएसई सेक्शन। तो आपको फिर वहां से ही तैयारी के अंदर आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप यूपीएससी सीएसई के अंदर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक नॉर्मल प्लस का सब्सक्रिप्शन है। नॉर्मल प्लस के सब्सक्रिप्शन में टेस्ट सीरीज, क्लासेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आता है। इसके सिवा दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आपको पर्सनल कोच दिया जाता है अनअकैडमी के द्वारा, और ये पर्सनल कोच आपकी इनफैक्ट तैयारी के अंदर एक मेंटरशिप देगा, आपको हेल्प करेगा कि कैसे तैयारी करनी है, कौन से आपको पॉइंट्स को अप्रोच करना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। और एज ए टीचर तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँगा ही। अगर आपने इनफैक्ट हमारे साथ जुड़े हो तो आई विल बी कनेक्टेड विथ यू एज ए प्रतीक नायक। मैं आपके लिए तो जुड़ा हुआ हूँ ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। PN Live मेरा कोड यूज़ करिएगा ज़रूर से, और फिर आपको है ना 2 लोगों की गाइडेंस की एक पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, उसमें फायदा ये है पर्सनल कोच है। ये पर्सनल कोच आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, स्टडी प्लानर में हेल्प करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, प्रोफाइल रिव्यू करके देंगे आपकी,
आपका मेंस का फॉर्म कैसे भरना है, DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उन सब में अंदर आपको हेल्प करेंगे, मोटिवेशन के लिए भी आपको मदद कर देंगे। बाकी तो मैं आपके साथ जुड़ा ही हो, ठीक है। तो ऑलवेज यूज द कोड PN लाइव। आप आइकॉनिक 1 ईयर या 2 ईयर का ले सकते हो, उसमें ज्यादा आपके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। EMI ऑप्शन अवेलेबल है। 1 ईयर का आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड 57,600 है और 2 ईयर का आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड 89,100 है। इसके सिवा नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक का अवेलेबल है। मैं आपको कहूंगा कि आप मिनिमम 12 मंथ का लीजिएगा। 12 मंथ इसके लिए क्योंकि तैयारी करने में टाइम लगता है, फाउंडेशन बनाने में भी टाइम लगता है, तो 2 साल का लीजिए या 1 साल का लीजिए। मैं तो वहां तक कहूंगा कि जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, कॉलेज के अंदर है, तो वो मिनिमम इनफैक्ट 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, सो दैट आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो पाए और आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर डील कर पाए, ठीक है ना। तो प्लस के ऊपर आपको ये सब एडवांटेज तो मिलेंगे ही। मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, मेंटर नहीं होगा, पर कोई बात नहीं है, आप आइकॉनिक भी ले सकते हो। 1 ईयर का 39,600 है और 2 ईयर का 57,600 है, ठीक है। ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में हो गया। इसके सिवा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस चलते हैं। ये फ्री क्लासेस को हम लोग स्पेशल क्लास के रूप में पहचानते हैं। वी कॉल इट ए स्पेशल क्लास। अब ये क्या है, व्हाट इज स्पेशल क्लास माय फ्रेंड? ये स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है। आप इसको अटेंड कर सकते हो जस्ट बाय लॉगिंग इन। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप ये स्पेशल क्लास दे सकते हो। आज रात को है मेरा 9:30 बजे 9:30 PM 29th August, I got a special class where I'll be talking about modern Indian history through the previous year's question papers, ठीक है। तो जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर आपको डिस्कस कराऊंगा एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द मॉडर्न हिस्ट्री शुड बी अप्रोच, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है, ये फ्री है, आप कभी भी डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हमने देखना शुरू किया था सोशलिज्म इन यूरोप, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में बताया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब फ्रांस की क्रांति खत्म होती है उसके बाद बहुत सारी घटनाएं यूरोप के अंदर होगी। तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1789 में जब फ्रांस की रिवॉल्यूशन खत्म हुई और उसके बाद 1815 तक का जो पीरियड था, ये पीरियड हम लोग फ्रांस की रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानेंगे। फ्रांस की रिवॉल्यूशन के दौरान ही इनफैक्ट उसके अंदर से 3 प्रकार की अलग अलग आइडियोलॉजीज उभर के आए थे। कुछ कुछ को हम लोग लिबरल्स के रूप में पहचानते हैं, कुछ कुछ को हम लोग रेडिकल्स के रूप में पहचानते हैं और कुछ कुछ आइडियोलॉजी को हम लोग कंजर्वेटिव्स के रूप में पहचानेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि 1815 के आसपास पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की शुरुआत होती है। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस, वी सी कि यूरोप के अंदर जो प्राइवेट ओनरशिप का जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टी का, वो बहुत बड़ी मात्रा में उभर के आया। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके कारण बहुत सारी घटनाएं होगी, जहां हम लोग को देखने को मिलता है कि सोसाइटी जो है वो 2 भाग के अंदर बट जाती है। एक को हैव कहा जाता है और दूसरे को हैव नॉट क्लास के रूप में भी हम लोग पहचानते हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग थे जिनके पास पैसा आ गया, बहुत लोग थे जिसके पास पैसा आ गया, पर कुछ कुछ वर्ग ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं रहा, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और इन सब घटनाओं के दौरान हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की थोड़ी बहुत जानकारी मिली। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कैसे इस टाइम पे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट किया है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जब सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट किया, फ्रांस की रिवॉल्यूशन ने जब सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट किया, तो हमको जानकारी मिली कि यूरोप के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने की शुरुआत होती है। और ये चेंजेस के दौरान मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रीज बनने की शुरुआत होगी। एंड वी हैड डिस्कस कि कैसे इटली नाम का एक कंट्री उभर के आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे जर्मनी नाम का एक कंट्री उभर के आया। इसके साथ साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे फ्रांस के अंदर रिपब्लिकन गवर्नमेंट उभर के आती है। और साथों साथ हम लोग देखते हैं कि रशिया जो है वो रशिया के अंदर भी क्रांति होगी। घुमा फिरा के हम लोग कह सकते हैं कि 1815 के बाद आफ्टर 1815 यूरोप वॉज गोइंग थ्रू मल्टीपल चेंजेस। और मैंने आपको जो मल्टीपल चेंजेस के बारे में आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। एक साइड के ऊपर आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था यूरोप के अंदर, दूसरी साइड के ऊपर हमने देखा कि आइडियोलॉजीज उभर के आ रही है। और ये आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर ही हमको बहुत सारे कंट्रीज का फॉर्मेशन मिलता है। और इसी दौरान हम लोग जब देखते हैं तो यूरोप में एक तीसरा फिनोमेना चल रहा था जिसे हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। क्या कहते हैं? सोशलिज्म। ये चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में लिखा गया है। इंडस्ट्रियलिज्म की कैसे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होती है उसके बारे में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट ये चैप्टर के अंदर जो मेंशन किया गया है वो है आपकी कौन सी आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स उभर के आए। तो मैंने आपको लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इन तीनों के बारे में बताया। और तीसरा पॉइंट आपका जो समाजवाद है जिसे हम लोग सोशलिज्म के रूप में पहचानते हैं,
इसका कैसे ग्रोथ हुआ, ठीक है। सो वी हैव सीन कि ये 3 पॉइंट सबसे प्रोमिनेंट थे। दिस 3 पॉइंट्स वर द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट्स जो यूरोप के अंदर 1815 के बाद डेवलप होंगे, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स को देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशलिज्म के बारे में, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है पहले वो समझाता हूं, उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे और आपको देखने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति से एक आइडियोलॉजी जो सबसे ज्यादा डेवलप होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लिबरल्स की आइडियोलॉजी। लिबरल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, उदारवादी व्यक्ति, मतलब दिल दरिया बाकी सब समुंदर होता है, उसको लिबरल्स कहा जाता है। ये लिबरल्स वो लोग थे जिनका मानना था कि अ पर्सन शुड बी फ्री टू डिसाइड कि उसको क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और स्टेट जो है वो स्टेट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए इन द टेकिंग ऑफ द डिसीजंस। कोई भी निर्णय लेने का होता है तब इनफैक्ट स्टेट को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट को चुपचाप बैठे रहना चाहिए। स्टेट शुड बी मम, स्टेट को शांतिप्रिय रूप से चुप बैठना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है, ये फ्रांस की क्रांति की जब हम लोग बात करेंगे, फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो हमको ये लिबरल्स के द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लिबरल्स का ये मानना था कि अ पर्सन शुड बी फ्री, कोई भी इंडिविजुअल होता है वो इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, उसको जो भी निर्णय लेना है वो ले सकता है। और यही लिबरल्स ने इनफैक्ट जब इकोनॉमी की बात आती है तो इकोनॉमी के अंदर भी इन्होंने एक चीज के ऊपर फोकस किया, वो है फ्री मार्केट की इकोनॉमी। फ्री मार्केट की इकोनॉमी का मतलब क्या है कि बाजार के अंदर क्या वस्तु का उत्पादन करना है, व्हाट थिंग शुड बी प्रोड्यूस्ड, एट व्हाट कॉस्ट इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, whom should be production और what should be sold, क्या बेचना चाहिए, किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसके दाम के ऊपर बेचना है, इन सब इनफैक्ट डिसीजन है ना कोई भी व्यक्ति के ऊपर छोड़ देनी चाहिए सत्ता। एंड द पर्सन विल डिसाइड कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, व्हाट दिस थिंग्स। तो सादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लिबरल्स की आइडियोलॉजी है, इसने मूलभूत रूप से एक कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अ पर्सन शुड हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले जब राजाशाही थी तो राजाशाही के दौरान ये राइट टू प्रॉपर्टी और ये सब नहीं हुआ करता था। जब हम लोग यूरोप की बात करते हैं, होगा ये कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, किसने लेके आया था, लिबरल्स लेके आते हैं। लिबरल्स ने ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट दिया, इसके आधार के ऊपर क्या होता है साहब, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए। मतलब जो इनकम के सोर्सेज है एक कोई व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए, इसके ऊपर बोलने की कोशिश की गई है लिबरल्स के द्वारा। अब इन दिस सिचुएशन वी सी कि लिबरल्स ने ही अपनी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट किया और इनफैक्ट जब समय आगे चलता गया तो फ्री मार्केट इकोनॉमी के आधार के ऊपर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो हमको देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी जो शासन पद्धति थी और जो सोसाइटी थी, उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे वो इंडिविजुअल के हाथ में देने की बात की गई है। द होल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टॉक्स अबाउट कि दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी गिवन इनटू द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति डिसाइड करेगा कि जमीन के ऊपर उसको क्या बनाना है, व्यक्ति डिसाइड करेगा कि क्या चीज का उत्पादन करना है, व्यक्ति डिसाइड करेगा कि उसको क्या कहाँ पे बेचना है, व्हाट थिंग शुड बी सोल्ड एट व्हाट कॉस्ट, है ना। तो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय अ पर्सन। इससे ज्यादा कुछ आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर ये कंसेप्चुअली मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, अब जो ओनर्स हुआ करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बड़े बड़े मालिक हुआ करते थे, इनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बहुत प्रॉफिट आया, आएगा कि नहीं आएगा साहब। और इनको प्रॉफिट आया तो ये बहुत मालदार लोग हो गए, मतलब ये बहुत ही अमीर हो जाता है, ठीक है। सो दे गॉट वेरी मच वेल्दी। बट जब हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ही जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की कंडीशन देखेंगे तो हमको जानकारी मिलती है कि वर्कर्स की जो कंडीशन थी बहुत ही खराब हुआ करती थी। और इनफैक्ट जब हम लोग वर्कर्स की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रोल ऑफ वर्कर्स, तो हमको देखने को मिलता है कि वर्कर्स के पास हम लोग जब पैसे की बात करेंगे तो मिनिमम रिसोर्सेज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे दोस्तों, मिनिमम रिसोर्सेज हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होता है तो उसके कारण सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है, और जब सोसाइटी में इम्पैक्ट होती है तो हमको जानकारी मिलती है कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा क्लास इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लास इनइक्वालिटी माय फ्रेंड? क्लास इनइक्वालिटी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? क्लास इनइक्वालिटी का मतलब यह होता है कि वर्ग के अंदर भेदभाव हुआ,
वर्ग के भेदभाव का मतलब ये होगा मेरे दोस्तों कि इनफैक्ट एक वर्ग था जिसके पास बहुत पैसा है, एक दूसरा वर्ग है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है. देयर इज वन क्लास विच इज हैविंग रिच एंड वेल्दी कंडीशंस, देयर इज अदर क्लास विच डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज. गेटिंग माय पॉइंट है ना. तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये जो ओनर क्लास है इनके पास बहुत पैसा आया, ये जो वर्कर क्लास है इनके पास पैसा नहीं रहा है. ठीक है, तो क्या होगा कि जब सोसाइटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरी सोसाइटी को दो प्रकार से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको समझाया था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरी की पूरी सोसाइटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया. और सोसाइटी के अंदर जब डिविजन्स होते हैं, जिसे हम लोग एक हैव क्लास के रूप में पहचानते हैं, दूसरे को हैव नॉट क्लास के रूप में पहचानते हैं, और इन सब के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होगा, और इनफैक्ट जब हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर असमानता बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे क्लासेस उभर के आए हैं, और इनफैक्ट ये क्लासेस और असमानता बढ़ने के कारण बहुत सारी इवेंट्स और घटनाएं हो रही है, जिसका आउटकम क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सेम. इसका आउटकम ये होगा साहब कि देयर विल बी सम पर्सन्स जो ये इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन करने की शुरुआत करेंगे. समाज के अंदर कुछ लोग होंगे जो ये क्वेश्चन करेंगे कि ये इनइक्वालिटी को रोका जाए, ये इनइक्वालिटी को बंद किया जाए, समाज के अंदर ये जो भेदभाव है इसको भी हमको खत्म करना पड़ेगा. गेटिंग अ पॉइंट. तो ये जो सामाजिक भेदभाव है, सोशल इनइक्वालिटीज है, क्लास इनइक्वालिटीज को खत्म करने की जो बात हो रही है, क्लास इनइक्वालिटीज को खत्म करने की जो बात हो रही है, इसी के कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने इनफैक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. ये जो क्वेश्चन करने की जो शुरुआत होती है, जो एनलाइटनमेंट हम लोग कह सकते हैं, ये एनलाइटनमेंट में ही बहुत सारे थिंकर्स उभर के आए, और ये थिंकर्स ने भी यही कहा कि ये जो भेदभाव यूरोप के अंदर हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि इंडिविजुअल के हाथ में जब आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे दोगे, इंडिविजुअल के हाथ में जब आप इनकम के सोर्सेज दे दोगे, तो फिर ये होना ही है कि कुछ लोग इनफैक्ट है ना पैसा अपने हाथ में लेके बैठ जाएंगे, और जब पैसा अपने हाथ में लेके बैठ जाएंगे तो इनके हाथ में जितने भी रिसोर्सेज है वो भी आ जाएंगे, और इनके हाथ में जब रिसोर्सेज आ जाएंगे तो ये लोग इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर भी गेन कर देंगे, क्योंकि विथ मनी कम्स द पॉलिटिकल पावर. सही कि गलत मेरे दोस्तों? जब आपके हाथ में पैसा आता है, जब आपके हाथ में पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली आप इनफैक्ट है ना राजकीय रूप से गद्दी के ऊपर बैठ जाते हो. इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप के अंदर हुआ तो सोसाइटी के रूप में हमको देखने को मिला कि जो अमीर वर्ग था, जिसके पास पैसा बहुत था, उसने सब कुछ कैप्चर करके रख दिया. अब जो गरीब वर्ग था, जिसे हम लोग हैव नॉट क्लास के रूप में देखते हैं, उनके अंदर बहुत सारी है ना अशांति थी, उनके अंदर एक बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि एक फ्रिक्शन था, उनको बहुत सारा ग्रीवेंसेस था कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड. तो उनको जब भेदभाव हो रहा था तो कुछ थिंकर्स ने कहा कि अगर आपको ये क्लास इनइक्वालिटी कम करनी है, आपको सामाजिक भेदभाव रोकने हैं, आपको सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है, तो आपको यही करना है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग किसके हाथ में दे दे, सोसाइटी के हाथ में दे देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा. और सोसाइटी के हाथ में इनफैक्ट हम लोग जब शासन पद्धति दे देंगे तो समाज के अंदर एक ऐसी विचारधारा आएगी जहां सब इक्वल हो जाएंगे. इसी को ही सोशलिज्म के रूप में पहचाना गया है. ठीक है, तो सोशलिज्म इज अ आइडियोलॉजी विच टॉक्स अबाउट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कंसंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल. जो इनकम के सोर्सेज है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ना होते हुए पूरे के पूरे समाज के रूप में होंगे तो ज्यादा फायदा कारक होगा और समाज में भेदभाव कम होंगे. ये सोशलिज्म मानता है और यही सोशलिज्म का सबसे फंडामेंटल पॉइंट है. सो जब हम लोग सोशलिज्म को समझेंगे और जब हम लोग सोशलिज्म को देखने की कोशिश करेंगे तो इसकी व्याख्या यहाँ से ही आती है. और सोशलिज्म क्यों आया है, तो सोशलिज्म के आने के पीछे का कारण एक ही है, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना हुआ होता तो सोशलिज्म के भी ग्रोथ होने की शक्यता कम थी,
क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही इनफैक्ट आपके बंटवारे हो गए। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के पीछे का कारण क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के पीछे का कारण था आपकी लिबरल्स की आइडियोलॉजी। क्योंकि लिबरल्स की जो आइडियोलॉजी थी ये कहती थी कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। तो हम लोग जब लिबरल्स की आइडियोलॉजी को पढ़े थे प्रीवियस क्लास के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग इनफैक्ट फ्री मार्केट, इंडिविजुअल डिसीजन सबके ऊपर फोकस कर रहे हैं और इन्होंने ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इसके लिए लिबरल्स को पढ़ना, या लिबर्टी की जो विचारधारा है, लिबरलिज्म जिसे हम लोग पहचानते हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और पहले क्लास के अंदर जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको ये 3 आइडियोलॉजीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है ना? तो जब जब आप पढ़ोगे चैप्टर को तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति के कारण इनफैक्ट लिबरल्स का ग्रोथ हुआ। ये लिबरल्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम हो गया। सोसाइटी में प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो जाता है साहब, धीरे 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 हम लोग को यूरोप के अंदर एक नया डेवलपमेंट मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। ये जो सोशलिज्म है इसकी विचारधारा के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि रशिया के अंदर क्रांति होगी। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है चैप्टर का, ये चैप्टर का टॉपिक बेटा यहां से शुरू होता है। चैप्टर का टॉपिक एक्चुअली शुरू यहां से होता है। तो आगे के जो टॉपिक्स थे ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सोशलिज्म क्यों आया। तो आपको पहले यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोशलिज्म। पहला क्वेश्चन आपको ये आता है व्हाट इज सोशलिज्म। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। चौथा क्वेश्चन आता है व्हाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों है। और पांचवा क्वेश्चन आएगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग जब देखते हैं तो हमको रशिया के अंदर मिलेगा। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जब रशिया में क्रांति होती है तो उसके पीछे की जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए, समाज के हाथ में होने चाहिए, ना कि व्यक्ति के हाथ में। और इसी के आधार के ऊपर जब हम लोग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो पूरा का पूरा यूरोप जो सोशल चेंज के दौरान आगे बढ़ रहा था, ये आगे बढ़ने के कारण इनफैक्ट धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि अब चेंजेस आने की शुरुआत होगी। अब कैसे चेंजेस आए, किस प्रकार से चेंजेस आए, इसके बारे में हम लोग जब देखते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर 3-4 पॉइंट हमको बताया है। अब देखने की कोशिश करो कि इनफैक्ट हमने देखा अभी तक कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, क्या कहता है दोस्तों, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो इंडिविजुअल के हाथ में आपकी लिबरल आइडियोलॉजी ने दिया है। लिबरलिज्म ये कहता है कि अ पर्सन शुड बी हैविंग द राइट टू डिसाइड कि उसको ओनरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको बिजनेस करना है कि नहीं करना है, कौन सा धंधा कहाँ पे करना है। ठीक है, एवरीथिंग जो है वो आपकी सोसाइटी ही करेगी। गेटिंग माय पॉइंट। अब इंडिविजुअल ही करेगा। अब सवाल ये था कि इनफैक्ट जब सोशलिज्म की विचारधारा आई तो सोशलिज्म ये कहता है, सोशलिज्म क्या कहता है मेरे दोस्तों, सोशलिज्म ये कहता है कि एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोसाइटी के हाथ में होने चाहिए। अब सवाल ये था कि इनफैक्ट जब हम लोग सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो हमको जानकारी मिलता है कि सोसाइटी के पास पहले प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी? क्योंकि इनफैक्ट बहुत गिने चुने लोग थे जिनके पास इनकम के सोर्सेज थे, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग थे जिनके पास आय के स्रोत हुआ करते थे। उसके कारण एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गया। और जब इनफैक्ट किसी ने कहा कि सोसाइटी के हाथ में इनफैक्ट सत्ता होनी चाहिए, तो एनसीईआरटी भी पूछता है कि व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। यूरोप के अंदर किस प्रकार के आधार के ऊपर समाज के हाथ में हम लोग कौन सा बेसिस बनाएंगे। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ द सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म, कि समाज को कैसे चलाना है उसके लिए समाजवाद की विचारधारा आई। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. अब प्रश्न ये आता है कि सोशलिज्म क्या कहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लिबरलिज्म नाम की जो विचारधारा है, जिसे उदारवाद कहते हैं, जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक चीज के ऊपर बोला है, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के हाथ में या इंडिविजुअल के हाथ में प्रॉपर्टी के ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल विचारधारा थी जो यूरोप के अंदर चल रही थी। पर सोशलिज्म की जब हम लोग बात करेंगे तो सोशलिज्म ये कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सही नहीं है,
क्योंकि कुछ व्यक्ति के हाथ में जब इनकम के सोर्सेज रहते हैं तो भेदभाव होने की शक्यता होगी, ठीक है। सो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल द सोशल इल्स ऑफ ऑल द टाइम। उस टाइम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे उन सब के पीछे सोशलिस्ट लोगों ने इनफैक्ट आरोप लगाया कि देखिए ये यूरोप के अंदर जो भी इनफैक्ट प्रॉब्लम हो रहा है उसके पीछे का कारण यही है कि वही आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर ओनली कंसर्न विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। मतलब क्या है कि आज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई इंडस्ट्री लगा के बैठा हूँ, इंडस्ट्री लगाने के बाद मैं इनफैक्ट वो इंडस्ट्री का ओनर हूँ, ये ओनर के नाते मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है और मैं एकदम मालदार होके बैठा हूँ, बट मेरे जो वर्कर्स थे ये वर्कर्स को कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये वर्कर्स मुझे और धनिक बना रहे हैं। द वर्कर्स आर वर्किंग फॉर मी but the workers are not getting paid properly, neither the workers are getting the due returns which should be given to them। और इसी के कारण जो सोशलिज्म के लोग हैं वो कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप का कंसेप्ट है इसको निकाल देना चाहिए और उसकी जगह हमको क्या कर देना चाहिए साहब, ये जो वर्कर्स है और ये जो ओनर्स हैं इन सब के बीच में जो भेदभाव है वो ख़त्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट यूरोप में उस टाइम पे एडवोकेट करने वाले बहुत सारे लोग थे जिनकी अलग अलग प्रकार की सोशलिज्म की व्याख्या हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो वी सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोशलिज्म दैट वाज गिवन, अलग अलग लोगों ने अपने विचार दिए। अब सवाल ये था कि ओनर्स के हाथ में से जो भी पैसा है और जो भी रिसोर्सेज है वर्कर्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और इनफैक्ट सोसाइटी को कैसे रीमोल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में तीन अलग अलग थिंकर्स का नाम दिया गया है। ये तीनों के तीनों सोशलिज्म के बहुत ही बड़े प्रचारक थे। एक का नाम था रॉबर्ट ओवन, दूसरे का नाम था लुई ब्लैंक और तीसरे का नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने इनफैक्ट समाजवाद के ऊपर और कम्युनिज्म के ऊपर बहुत बड़ा अपना रिसर्च भी किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की आपको फ्रेडरिक एंगल्स के साथ किताब भी मिलेगी, जहां पे कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि देखिए सामाजिक भेदभाव के कारण एक दिन क्रांति होनी है। तो हम लोग इसके ऊपर आते हैं, आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। अब सवाल ये आता था कि सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के हाथ में सोर्सेज होने चाहिए और इंडिविजुअल के हाथ में सोर्सेज नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल के हाथ में सोर्सेज नहीं होने चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि अगर सोसाइटी के हाथ में पैसा आना चाहिए तो ये कैसे आएगा, तो उसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी हमको अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट चीज़ों के बारे में बोलता है, ठीक है। सो वी सी कि सो इफ अ सोसाइटी विच वर्क्स एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल द प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं सोशलिज्म के सपोर्टर्स वाले लोग, ये कहते हैं कि अगर मैं व्यक्ति के रूप में काम करूंगा तो मैं समाज के लिए काम नहीं करूंगा, मैं खुद के लिए काम करूंगा। पर अगर सोसाइटी खुद के लिए काम कर रही है तो सोसाइटी हर एक सेक्शन के बारे में सोचेगी, सोसाइटी ये ध्यान रखेगी किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, सोसाइटी ये ध्यान रखेगी कि भेदभाव जो हो रहा है उसको हमको रोकेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसी के कारण जब हम लोग सोशलिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ सोशलिज्म, तो एक चीज़ हमको देखने को ज़रूर से मिलती है कि कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के लिए ये फोकस करता है, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इन यूरोप के अंदर उस दौरान बहुत सारे लोग थे हु वर एडवोकेटिंग द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा साहब, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो हटा देना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को हटाने के बाद क्या कर देना चाहिए, आपका कलेक्टिव ओनरशिप के ऊपर हमको चला जाना चाहिए। ये कलेक्टिव ओनरशिप के रूप में जब हम लोग बात करेंगे तो सोसाइटी शुड कंट्रोल द रिसोर्सेज, समाज के अंदर जितने भी तबके हैं उनके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, उनके हाथ में ओनरशिप होना चाहिए, उनके हाथ में रेगुलेशन होना चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी सी मल्टीपल आइडियोलॉजीज जो ये फेवर कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट बेसिस बना के हम लोग समाज के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आधार बना के हम लोग सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो पूरी आइडियोलॉजी है उसको बढ़ा के हम लोग है ना आगे चल सकते हैं। अब देखो क्या लिखता है, सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड द कैंपेन फॉर इट, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर्स, इनके अपने फ्यूचर के अपने अलग अलग विजन थे। एंड सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब देखिए ये क्या होता है कोऑपरेटिव, इसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म जो है वो कहता है कि कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म ये कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इनफैक्ट कलेक्टिव ओनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए।
अब सवाल था कि कैसे करेंगे। ठीक है, जाना है यहाँ से मसूरी, जाना है यहाँ से मसूरी, कोई यूट्यूब के जरिए जाएगा, कोई हमारे प्लस प्लेटफॉर्म के जरिए जाएगा, कहीं कोई और पढ़ के जाएगा, कोई सेल्फ स्टडी से भी जाएगा। सोशलिज्म भी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इनफैक्ट कहती है कि कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, पर कलेक्टिव ओनरशिप कैसे करेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव ओनरशिप कैसे करेंगे इसको लेके सबने अलग अलग अपने रास्ते दिए। उनमें से एक थे रॉबर्ट ओवन। कौन थे? रॉबर्ट ओवन। अब रॉबर्ट ओवन की जब हम लोग बात करेंगे तो एक्चुअली ये इंग्लिशमैन थे, ये मतलब ब्रिटिश थे, बट ये फिर अमेरिका के अंदर सेटल हुए थे। इन्होंने इनफैक्ट एक अपना आइडिया दिया है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव्स के द्वारा हम लोग इनफैक्ट कलेक्टिव ओनरशिप के द्वारा आगे चल सकते हैं। अब कोऑपरेटिव्स क्या है? तो आपने कोऑपरेटिव्स के बारे में अमूल का नाम सुना होगा आपने, होपफुली अमूल के मॉडल के बारे में आपको जानकारी होगी। अमूल जो है, जिसे हम लोग आज की तारीख में जो कंपनी चलाती है उसका नाम है GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव्स मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये जो अमूल नाम की जो कंपनी है विच इज ओन्ड बाय द GCMMF इज द मेन बॉडी, वो बेसिकली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलने वाली है। तो छोटी छोटी सहकारी दूध मंडलियां है जो यहाँ गुजरात के कुछ कुछ गांवों के अंदर सक्रिय है, और वहाँ पे जितने भी फार्मर्स होते हैं, ये फार्मर्स जिस हिसाब से अपना दूध कंट्रीब्यूट करते हैं, डेयरी फार्मर्स, उस हिसाब से उनको रिटर्न मिलते हैं। तो इसके कारण कंपनी भी चलती है और इनफैक्ट कलेक्टिव ओनरशिप भी चलती है। आपने अमूल का मॉडल देखा होगा मेरे दोस्तों। अमूल के मॉडल की खासियत क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमूल मॉडल? अमूल के मॉडल की जब हम लोग खासियत देखने की कोशिश करेंगे तो हमको एक ही चीज मिलेगी अमूल मॉडल के ऊपर, जहां पे इनफैक्ट एक किसान है, देयर इज अ डेयरी फार्मर। ये जो डेयरी फार्मर है, ये डेयरी फार्मर अपना जो मिल्क है, ये मिल्क बेसिकली किसको दे देता है? अमूल को दे देता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस हिसाब से ऐसा एक डेयरी फार्मर है, ऐसा दूसरा डेयरी फार्मर है, ऐसा तीसरा डेयरी फार्मर है, ये सब के सब लोग अपना जो दूध है वो अमूल को सप्लाई करते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि अमूल एज अ बॉडी ये इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द मिल्क बन गई है। सही कि गलत साहब? ठीक है, आज की तारीख में आपने अमूल का मॉडल देखा होगा। तो इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की जो टॉप 5 कंपनीज में आएगी, उसमें आपको कहीं ना कहीं अमूल का आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा। इसको हम लोग कोऑपरेटिव मॉडल के रूप में पहचानते हैं। क्यों कोऑपरेटिव मॉडल? क्योंकि अमूल की जो ओनरशिप की जब हम लोग बात करेंगे तो उसका मैनेजमेंट एक बोर्ड चलाता है, नो डाउट, बट आपको कहीं ना कहीं ये जो डेयरी फार्मर है उसका वहां पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा इन द फंक्शनिंग ऑफ अमूल। मतलब ये है कि अमूल नाम की जो संस्था है, इट्स अ डेयरी कोऑपरेटिव विच इज रन बाय मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर। ये जो कोऑपरेटिव मॉडल है, इसके ऊपर इनफैक्ट रॉबर्ट ओवन ने अर्ली 1800s में इसके बारे में हमको जानकारी दी। Robert Owen, belonging to 1771 to 1858, a leading Englishman, a manufacturer, sought to build a cooperative community called as the New Harmony in Indiana, that is in USA. अब इनका कोऑपरेटिव मॉडल की खासियत क्या हुआ करती थी? तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग एक जगह के ऊपर बैठेंगे। कहाँ पे बैठेंगे? उन्होंने जगह का नाम दिया न्यू हार्मनी। क्या जगह नाम दी? न्यू हार्मनी। और न्यू हार्मनी के अंदर इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोगों को सेटल कराया जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा जो विलेज है या ये जो टाउन है, ये जो सिटी बनाया है, ये जो सेटलमेंट बनाई है, वहाँ पे जो ओनरशिप है वो हर एक व्यक्ति की होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग लोगों के बीच में काम डिवाइड कर देंगे, लोगों के बीच में जो भी वर्क प्रोडक्शन है वो इस तरह से इवन कर देंगे, और इन्होंने अपना एक कोऑपरेटिव मॉडल दिया। इसे हम लोग कहते हैं यूटोपियन सोशलिज्म का मॉडल। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म का मतलब ये है कि इनफैक्ट इसका मानना यह है कि भाई जो समाज की पद्धति है वो एकदम सबके बीच में इक्वल हो जाएंगी। एक सिटी को बनाएंगे, ये सिटी के अंदर सबका काम डिवाइड कर देंगे, और सबका काम डिवाइड कर देंगे तो काम में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। काम में कोई भेदभाव नहीं रहेगा तो सामाजिक पद्धति भी एकदम चकाचक चलेगी। ठीक है, सो इनफैक्ट सब लोग सब बराबर हो जाएंगे एकदम, है ना, कैरम रमवानी जूस पीवानू मजानी लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो विचारधारा है, दिस होल आइडियोलॉजी, ये जो प्रोपोगेशन किया है, ये प्रोपोगेशन रॉबर्ट ओवन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। याद रखेगा, एक आपकी सोशलिज्म का प्रकार ये हुआ, इन्होंने कहा कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज जो है आप कोऑपरेटिव मॉडल्स के द्वारा कर सकते हो, और कोऑपरेटिव मॉडल्स के द्वारा इनफैक्ट वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर, एक विस्तार के अंदर,
उन सब के बीच में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो और सबको काम अलॉट कर दो कि तुमको ये काम करना है, वो काम करना है, फला काम करना है, ठीक है। तो इसको रॉबर्ट ओवन की कलेक्टिव सोशलिज्म के रूप में पहचाना गया है, ठीक है, जिसे हम लोग कोऑपरेटिव मॉडल्स कहते हैं। अब रॉबर्ट ओवन का जो कोऑपरेटिव मॉडल था, वहां पे इनफैक्ट बहुत हिस्टोरियंस का और बहुत सारे उस टाइम पे कंटेम्पररी थिंकर्स थे, उनका मानना था कि रॉबर्ट ओवन का कंटेम्पररी मॉडल चल नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि कोऑपरेटिव मॉडल के ऊपर अगर आपको वर्क करना है तो विश्वास रखनी बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट जब आपके अंदर ट्रस्ट नहीं होता है, आपके अंदर ग्रीड ज्यादा होती है कि हमको ज्यादा पैसा कमाना है, तो कोऑपरेटिव मॉडल नहीं चल पाएगा। अमूल क्यों चल पाया है? अमूल क्यों इस तरह से इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि अमूल में जो किसान अपना मिल्क कंट्रीब्यूट करता है उसको इस हिसाब से रिटर्न्स मिलते हैं। अभी मैं गुजरात के एग्जांपल दे रहा हूँ, GCMMF की जब हम लोग बात करेंगे तो गुजरात की कुछ लेडीज है जिनका सालाना 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीज दे हैव अर्नड आउट ऑफ सप्लाइंग मिल्क टू अमूल। यू कैन इमेजिन 80 लाख रुपीज। इतनी कॉर्पोरेट कंपनीज में लोग सैलरी नहीं कमाते, उससे ज्यादा खाली दूध बेच के, वो भी वुमेन, ठीक है, स्त्रियों ने पैसे कमाए हैं। इनफैक्ट एक लेडी है नॉर्थ गुजरात के अंदर, उनके पास 40 भैंस है, शी इज हैविंग 40 बफेलोज एंड 30-40 काउज, और वो दिन का है ना 200-500 लीटर दूध इनफैक्ट सप्लाई करती है टू दी अमूल। और फिर एज एंड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज सप्लाइड मोर, शी गेट्स मोर रिटर्न, बिकॉज ये कोऑपरेटिव मॉडल ऐसे ही चलता है। आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, आपकी ओनरशिप भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोऑपरेटिव मॉडल अच्छा चलता है जब आपके पास ट्रस्ट होता है और आप है ना अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करते हो। बट यूरोप के अंदर क्या था कि उस टाइम पे ये जो कोऑपरेटिव मॉडल को प्रपोज करने की बात की गई थी, किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवन के द्वारा, जिसने कहा कि हम लोग एक शहर बना देंगे, ये शहर के अंदर एक प्रकार के लोग रहेंगे जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सबको अलग अलग प्रकार का काम दे देंगे। ये बेटा ख्याली पुलाव लगता है। ख्याली पुलाव समझ में आता है कि नहीं आता आपको? ठीक है, ये आइडियोलॉजी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट इज मोर ऑफ एन आइडियोलॉजी विच लुक्स लाइक आई वुड से बुकिश आइडियोलॉजी, ठीक है, ये किताब के बाहर नहीं जाएगी। और इसी के कारण बहुत लोगों ने कहा, क्या कहा, कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ अदर सोशलिस्ट जिनको लग रहा था कि ये कोऑपरेटिव्स जो है ये वाइल्ड स्केल के ऊपर नहीं बन सकती है। वाइड स्केल के ऊपर नहीं बनने का मतलब क्या है साहब? ठीक है, कि आप इनफैक्ट एक सोसाइटी के रूप में कोऑपरेटिव मॉडल को पूरे कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। आप एक दो गांव को एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप एक दो शहरों को एस्टैब्लिश कर सकते हो, और इंडिविजुअल्स तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कोऑपरेटिव का एग्जांपल दिया। से फॉर एग्जांपल इसका नाम है न्यू हार्मनी। ये न्यू हार्मनी के अंदर 100 लोग रह रहे हैं, देयर आर 100 पीपल हु आर लिविंग। 100 लोग रह रहे होंगे तो 100 लोगों के बीच में भेदभाव कम होंगे, क्योंकि सब लोग को पता है कि कोई खेती करेगा, कोई दुकान चलाएगा, सब एक दूसरे को बार्टर सिस्टम के तहत कंट्रीब्यूट करेंगे और अपना घर बार चल जाएगा। सबकी कम्युनिटी ओनरशिप होगी, विलेज से लेके पानी से लेके जो भी है इनफैक्ट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इसको वाइड स्केल लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो इनफैक्ट है ना, गवर्नमेंट की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। अमूल के मॉडल के अंदर जब हम लोग प्रेजेंट डे इंडिया की बात करेंगे तो अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल के अंदर हमको गवर्नमेंट का हेल्प बहुत ही कम दिखेगा। मतलब वो तो बाद में आया, GCMMF बना उसके बाद, बट पहले त्रिभुवन दास जी पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वर्गीस कुरियन जैसे लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जब हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशलिज्म जो यूरोप के अंदर उभर के आ रहा था, कम्युनिटी ओनरशिप इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर पॉसिबल है, पर उसको वाइड स्केल के ऊपर लेके जाना पॉसिबल नहीं था। और इसके लिए बहुत लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जो है, क्या है, गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को चलाए। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को चलाए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो वी सी कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट जिनका मानना था कि कोऑपरेटिव्स कैन नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल थ्रू द इंडिविजुअल इनिशिएटिव, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस दे डिमांडेड द गवर्नमेंट शुड एनकरेज कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो आपकी जो कोऑपरेटिव बनने की जो निर्माण की पद्धति है वो सरकार करेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब सरकार करेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा मतलब क्या होता है साहब? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट? ओके, तो मतलब ये है कि आपके पास जितने भी प्राइवेट ओनरशिप है, ये प्राइवेट ओनरशिप को इनफैक्ट पहले गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन कहते हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा, इनफैक्ट या पहले आपने 1970s के दौरान इंडिया में देखा होगा कि बहुत सारी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का नेशनलाइजेशन हुआ, जहां प्राइवेट ओनरशिप जो है वो सरकार ने अपने हाथ में ले ली
और प्राइवेट कंपनी को कहा कि बेटा तुम आज से नेशनलाइज हो गए हो, नाउ यू विल बी हैविंग द गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे हमने बैंकों के अंदर किया था 1969 के अंदर व्हेन वी नेशनलाइज। जैसे एयर इंडिया की बात करूंगा तो एयर इंडिया को भी नेशनलाइज किया गया, वैसे ही SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको भी नेशनलाइज किया गया, ठीक है। सो वी सी कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो सोशलिज्म को ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, जिनका मानना है कि अगर सोशलिज्म को आपको फैलाना है, इफ यू वांट टू स्प्रेड द डोमेन ऑफ सोशलिज्म, अगर आपको सोशलिज्म को फैलाना है तो आप इनफैक्ट गवर्नमेंट के थ्रू कराने की कोशिश करिए। और गवर्नमेंट के थ्रू इनफैक्ट कोशिश करने के पीछे आपको एक और थिंकर मिलेंगे जिनका नाम था लुई ब्लैंक। क्या नाम है? लुई ब्लैंक। लुई ब्लैंक का जो समाजवाद था, जिसके द्वारा इनका मानना यह था कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स इनफैक्ट बनाएगी और जितनी भी आपकी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस है, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, जो प्राइवेट ओनरशिप की तरफ जा रही है, जो फ्री मार्केट की बात करती है, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन इनका ये मानना था कि ये जो भी कोऑपरेटिव्स बनेगी, ये जो भी कोऑपरेटिव्स बनेगी जो सरकार बना के देगी, वहाँ पे इनफैक्ट एक कम्युनिटी के रूप में हम लोग साथ में रह सकते हैं, वहाँ पे एक कम्युनिटी के रूप में साथ में रह सकेंगे। एक एसोसिएशन ऑफ पीपल होगा जहाँ पे लोग अपना काम करेंगे और इनफैक्ट उनका जो भी प्रॉफिट है वो उस हिसाब से, जिन्होंने अपना काम किया है उस हिसाब से उनको वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन का जो सोशलिज्म था वो इंडिविजुअल कोऑपरेटिव्स के रूप में था। लुई ब्लैंक का जो सोशलिज्म है जो गवर्नमेंट ओनरशिप के रूप में बोलता है और गवर्नमेंट ओनरशिप के रूप में कोऑपरेटिव्स बनाने की बात की। और इनफैक्ट लुई ब्लैंक ने क्या कहा साहब कि सोशलिज्म के रूप में अगर हम लोग एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, एक छोटी सी विलेज कम्युनिटी बनाते हैं, सो फॉर एग्जांपल 100 पीपल आर स्टेइंग इन अ विलेज, ये जितने 100 के 100 लोग हैं उस हिसाब से उनका जो वर्क है, अगर आपने जिस हिसाब से काम किया है उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा साहब, रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के वेलफेयर के रूप में, उस हिसाब से रिटर्न भी आपको वापस मिल जाएंगे उतने ही। उसको ही हम लोग इनफैक्ट समाज व्यवस्था के तहत लुई ब्लैंक का सोशलिज्म के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। तो लुई ब्लैंक जो है वो इनफैक्ट एक अलग आइडियोलॉजी में मानता है। लुई ब्लैंक के सामने अगर आप रॉबर्ट ओवन को देखेंगे तो अलग आइडियोलॉजी में मानते हैं। लुई ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन की जो आइडियोलॉजी है, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, यूटोपियन सोशलिज्म के रूप में पहचानते हैं। दे आर नोन एज यूटोपियन सोशलिज्म। यूरोपियन सोशलिज्म क्यों? क्योंकि ये किताबों के अंदर, ख्याली पुलाव के अंदर ज्यादा ठीक रहेगी। पर रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लैंक की जो आइडियोलॉजी थी, उसके सामने बहुत लोगों ने इनफैक्ट क्वेश्चन किया और उनमें से जो क्वेश्चन करने वाले इंडिविजुअल थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक्चुअली ये जर्मन ओरिजिन के जेंटलमैन थे और लेटर ऑन जब हम लोग कार्ल मार्क्स को देखेंगे तो ये फिर बेल्जियम में गए, बेल्जियम से देन ही वेंट टू लंदन और लंदन में बैठे बैठे अपना पूरा का पूरा सोसाइटी के बारे में अपने विचार दिए। ही गेव हिज ओन आइडिया अबाउट द सोसाइटी। और इनके एक मित्र थे फ्रेडरिक एंगल्स। ये फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलके इन्होंने समाजवाद की पूरी व्याख्या दी है। अब देखो, इनका मानना ये था कि प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में जब सोर्सेज रहते हैं इनकम के, कोई भी व्यक्ति के हाथ में लोगे तो वो ग्रीड हो गया उसके अंदर, है ना, वो लस्ट आ जाती है कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, और वो समाज के बारे में सोचता नहीं है। समाज में भेदभाव हो जाता है, समाज में एक वर्ग पीछे रह जाता है। कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ के ऊपर बहुत ही रिसर्च किया और कार्ल मार्क्स ने इनफैक्ट अपनी विचार दिया और कहा कि सोसाइटी के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, सोसाइटी के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, पर कैसे आएगा, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी दी। अब देखिए, समझने की कोशिश करो। इनफैक्ट जब हम लोग अलग अलग रास्ता देखेंगे तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म के अंदर जब हमने बात किया तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ओवन जो है, ये रॉबर्ट ओवन ने इनफैक्ट क्या बताया कि इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। क्या कहा? इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, व्यक्ति और समाज मिलके साथ में काम कर पाएंगे। उसके बाद लुई ब्लैंक की हम लोग जब बात करेंगे तो लुई ब्लैंक ने क्या कहा साहब, लुई ब्लैंक कहता है कि गवर्नमेंट सब कुछ नेशनलाइज कर दे और वहाँ से कोऑपरेटिव्स बनाएगी और वहाँ पे जो लोग ने जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से अपना, इनफैक्ट है ना, योगदान के हिसाब से उनकी समाज पद्धति चलती रहेगी। उसके बाद जब तीसरा हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का कुछ अलग ही मानना था। कार्ल मार्क्स का क्या मानना था साहब?
कार्ल मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी के अंदर दो वर्ग है, एक हैव क्लास है और दूसरा कौन सा है, हैव नॉट क्लास है। अगर आपको जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो हैव से हैव नॉट की तरफ लेके आना है, मतलब अमीर वर्ग से गरीब वर्ग की तरफ लेके आना है, और इनके बीच में जो भेदभाव है वो खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए आपको कुछ तूफानी करना पड़ेगा। और जब हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा के रूप में कुछ अलग प्रकार का आइडिया देने की कोशिश करेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है साहब, ठीक है, वो कहता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कुछ वर्ग ऐसा है जिसके हाथ में बहुत सारा पैसा आ चुका है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और उसका दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स, इनफैक्ट इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी बहुत ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो फ्री मार्केट के अंदर मानती है, जो प्राइवेट ओनरशिप के रूप में मानती है, और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है इसने बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट किया है। और खास अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जो वर्कर्स ये फैक्ट्री में काम करते हैं वो इनफैक्ट इनको प्रॉफिट कमा के देते हैं। कार्ल मार्क्स देखता है कि यूरोप के अंदर जो वर्कर्स की कंडीशन है बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है उन्होंने प्रॉफिट अपने पास सब कुछ लेके रख दिया है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि जब तक इनफैक्ट वर्कर्स अपने आप को इकट्ठा नहीं करेंगे, वर्कर्स का मतलब क्या है, प्रोलिटेरिएट का नाम लिखा गया है कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अंदर। और कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रोलिटेरिएट क्लास, क्या कहता है, प्रोलिटेरिएट क्लास जिसे हम लोग सर्वहारा के रूप में पहचानते हैं, उन सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। वो सब एक दिन इकट्ठे आएंगे, और वो जिस दिन इकट्ठे आएंगे उस दिन उन्होंने इनफैक्ट है ना प्राइवेट कैपिटलिस्ट क्लास जो है उसको ओवरथ्रो कर देंगे और अपनी सत्ता को एस्टैब्लिश करेंगे। तो कार्ल मार्क्स कहता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, क्या कहता है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। वो कहता है कि एक ऐसा वर्ग पावर के ऊपर आएगा जो इनफैक्ट अपने जो शोषण करता है, उनके जो एक्सप्लॉइटेटर्स है, उन सबको इकट्ठा करके उनको उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वी सी कि कार्ल मार्क्स जैसे लोग थे जिनकी विचारधारा के ऊपर हमको देखने को मिला एक नए प्रकार का सोशलिज्म मिलेगा, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लैंक के सोशलिज्म के अंदर यूरोपियन सोशलिज्म था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हैव और हैव नॉट क्लास के बीच में जो खाई बढ़ गई है, एक दिन ऐसा आएगा कि हैव नॉट क्लास वाला जो लोग है वो हैव क्लास के ऊपर पिटाई कर देगा और इनके पास जो भी रिसोर्सेज है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन हम लोग इसको देखते हैं, तो ये रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी के ऊपर मानता है और इसने कहा है कि जो आपकी अलग अलग प्रकार की सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सोसाइटी के हाथ में पूर्ण रूप से आने चाहिए। और इसी के कारण कार्ल मार्क्स कहता है कि इनफैक्ट सोसाइटी को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स जो है उनको अपनी सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सोसाइटी के हाथ में रहेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जाना था मसूरी ही, मैंने आपको बताया। किसी ने कहा कि, कोई ने कहा कि इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बना के हम लोग मसूरी जाएंगे, किसी ने कहा कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव के द्वारा मसूरी जाएंगे, तीसरे ने कहा कि क्रांति करके हम लोग मसूरी जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सोशलिज्म नाम की विचारधारा है, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ सोशलिज्म, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि सोशलिज्म रातों रात यूरोप में नहीं बढ़ेगा। सोशलिज्म पढ़ने के पीछे का कारण हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिलेगा। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही यूरोप के अंदर जो एक सोसाइटी थी उसके अंदर काफ़ी एनलाइटनमेंट आई और एनलाइटनमेंट आने के बाद अलग अलग लोगों ने सोशलिज्म मतलब जो क्रांति है उसके अलग अलग रास्ते दिखाए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म and why Karl Marx had a different approach from Louis Blanc and why Louis Blanc had different approach from Robert Owen। ये तीन के तीन प्रोमिनेंट थिंकर्स है सोशलिज्म के ऊपर जिनके बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इनफैक्ट इन सब ने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है घुमा फिरा के। इन्होंने कहा है कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, और अगर रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी की कलेक्टिव ओनरशिप होगी तो समाज में कभी भी भेदभाव नहीं होगा। ये तीनों के तीनों लोग मानते हैं घुमा फिरा के। अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स से लेके लुई ब्लैंक से लेके रॉबर्ट ओवन से लेके सबके सब यही कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपका यहाँ से पूछेगा, दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि इनके अप्रोच कौन से थे, व्हाई द अप्रोचेस वर डिफरेंट। अब सबके अप्रोच क्यों अलग अलग थे, तो मैंने आपको बताया
कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कोई ऑनलाइन करता है, कोई हमारे साथ प्लस के ऊपर करता है, मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। आपको ये सोशलिज्म का जो टॉपिक है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैंने आपको खाली एक ब्रीफ आइडिया दी है एनसीईआरटी के ऊपर से, बट अगर आप मेरे प्लस के ऊपर आओगे वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स के ऊपर तो मैंने 2-2.5 घंटे से ज़्यादा मैंने आपको सोशलिज्म के बारे में डिस्कस किया है। सोशलिज्म की वीकनेसेस क्या हो गई है, सोशलिज्म क्यों कहाँ फेल हो गया उसके बारे में भी डिस्कस किया है, सोशलिज्म का आज की तारीख में रेलेवेंस क्या है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, और मैं भी आपको यही वेलकम करूंगा कि आप उसके साथ जुड़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू सी कि जो सोशलिज्म है ये सोशलिज्म इनफैक्ट क्यों उभर के आया और सोशलिज्म कैसे उभर के आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी सी कि जो पूरी की पूरी कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स का मानना था कि इनफैक्ट एक दिन आएगा जब अपने मजदूर लोग हैं अपने मालिक लोगों के सामने क्रांति कर देंगे और इनफैक्ट एक ऐसी सोसाइटी के ऊपर आगे चलेंगे जिसे कम्युनिस्ट सोसाइटी के रूप में पहचाना गया। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होगा, जहाँ पे समाज के अंदर भेदभाव नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज होंगे और एक है ना एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ इक्विटी विथ इक्वालिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी कभी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं आज नहीं तो कल कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी। चलिए ठीक है, जैसे रशिया में क्रांति होती है तो कम्युनिज्म पहले इनिशियली ट्रायम्फ के ऊपर आएगा, पर रशिया का कम्युनिज्म बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर भी अपने इनिशियल वीकनेसेस थे, कभी समय मिला तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये था कि ये तीनों के तीनों रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक और कार्ल मार्क्स, ये तीनों के तीनों जो आपके कम्युनिस्ट आइडियोलॉग्स थे, ये तीनों के तीनों आपके जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिक्स थे, इनकी जो पूरा का पूरा इनफैक्ट आइडियोलॉजी है ये कैसे स्प्रेड होता है, इनकी आइडियोलॉजी कैसे स्प्रेड होती है। ठीक है, सो हाउ द थ्री थिंकर्स ऑफ रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक एंड कार्ल मार्क्स, इन तीनों की आइडियोलॉजी कैसे स्प्रेड हुई, इसके बारे में अब थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 3 पॉइंट्स एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये तीन की तीन आइडियोलॉजी कैसे आगे चलती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि हाउ डिड द सपोर्ट फॉर कम्युनिज्म ग्रू, यूरोप के अंदर कम्युनिज्म कैसे पॉपुलर होता है। अब देखिए, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, रॉबर्ट ओवन की विचारधारा और तीसरा कौन था, लुई ब्लैंक की विचारधारा, ये तीनों ने अपने न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे, इन तीनों ने अपनी विचारधारा जो है अपने पैम्पलेट्स के अंदर दी। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो करके जो किताब है उसके अंदर अपने आर्टिकल्स लिखे थे, अपनी जो बुक लिखी थी उसके अंदर भी उसने अपना आइडिया दिया कि एक दिन आएगा जब गरीब लोग हैं अपने जो मालिक लोगों के ऊपर क्रांति कर देंगे और जिस दिन इतनी बड़ी क्रांति होगी तो यूरोप के अंदर पूरी तरह से सिस्टम बदल जाएगी। ठीक है ना, तो व्हाट डू वी सी, बाय द 1870 द सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू द यूरोप के अलग अलग रीजन्स के अंदर आपको ये सोशलिज्म का ग्रोथ देखने को मिलता है। और जब यूरोप के अलग अलग रीजन्स के अंदर ये जो सोशलिज्म का ग्रोथ देखने को मिला तो इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग प्रकार के सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। अब इन्हीं में से ही एक इंटरनेशनल बॉडी उभर के आती है जिसका नाम है द सेकंड इंटरनेशनल। याद रखिएगा, सेकंड इंटरनेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सोशलिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर लंदन के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, लंदन, जर्मनी, जितने भी यूरोप के अंदर जितने भी मजदूर लोग थे ना, वर्कर्स, ये वर्कर्स सबके सब यूनाइट हो गए थे, ये सबके सब यूनाइट हो गए थे और इन्होंने इनफैक्ट डिसाइड किया था कि हम तूफानी करेंगे और हम क्रांति करेंगे। ठीक है, सो द वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड बेटर कंडीशंस। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मजदूर लोगों का इकट्ठा आना, द वर्कर्स कमिंग टुगेदर, और जब वर्कर्स इनफैक्ट इकट्ठे आते हैं तो धीरे 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 इन्होंने अपने राइट्स की डिमांड कर दी। अब एक साइड के ऊपर वर्कर्स यूनाइटेड हो रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जो इंडस्ट्रीज का ओनर हुआ करता था, कौन था, इंडस्ट्री का जो ओनर था, उसको समझ में आ गया था कि बेटा अपना टाइम खराब हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि अब इश्यू क्रिएट होंगे और इश्यू इस तरह से होंगे क्योंकि समाज के अंदर आपके भेदभाव बढ़ेंगे और प्रॉब्लम सब बढ़ने की शुरुआत होगी। ठीक है, सो देयर वर टू क्लासेस, वन वाज द वर्कर क्लास, द सेकेंड वन इज द कैपिटलिस्ट क्लास। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होती है और कन्फ्लिक्ट क्यों थी, क्योंकि वर्कर्स चाहते थे कि उनको राइट मिले, वर्कर्स चाहते थे कि उनका अधिकार रहे,
वर्कर्स चाहते थे कि पूरी तरह से शासन पद्धति और जो पूरी की पूरी जो कंट्रोल सिस्टम है उनके हाथ में रहे, और इसी के कारण यूरोप में अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिस्कशन होने की शुरुआत हुई। बहुत सारे वर्कर्स ने अपने फंड्स बनाने की शुरुआत की। फंड्स बनाने की शुरुआत का मतलब क्या है साहब, ठीक है, तो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन आई वुड से पॉलिटिकल एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, और इस तरह से हम लोग जब देखते हैं इन्होंने आंदोलन किए फॉर द वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था, फ्रांस की क्रांति हुई, राइट टू वोट सबको नहीं मिला था। उसी तौर के ऊपर इनफैक्ट जहां जहां यूरोप के अंदर और भी चेंजेस होंगे वहां राइट टू वोट सब लोगों को नहीं दिए जाते थे। ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था जो यूरोपियन रिवॉल्यूशंस के द्वारा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंदोलन किए कि वर्किंग आवर्स कम किए जाए, राइट टू वोट की जो पद्धति है उसको बदला जाए। ठीक है, जर्मनी की जब हम लोग बात करेंगे तो जर्मनी के अंदर भी वर्कर्स और जो आपके इंडस्ट्रीज के जो मजदूर लोग थे वो सब इकट्ठे हुए, और इनफैक्ट इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था SDP, दिख रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इनफैक्ट ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये मूलभूत रूप से अगर आप देखोगे तो वर्कर्स के राइट के लिए लड़ने वाली पार्टी थी। इन दिस सिचुएशन वी सी बहुत सारी जगह के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स भी जीती है। इनफैक्ट 1871 के आसपास की बात है, और 1871 के अंदर पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, और इनफैक्ट पेरिस के अंदर जो सिटी काउंसिल हुआ करता था, मतलब उनकी नगर पालिका जो थी, वो ये क्रांतिकारी लोगों ने अपने हाथ में ले ली थी। अगर आप देख रहे हो तो NCERT के अंदर ये फोटोग्राफ दिया हुआ है। ये फोटोग्राफ के अंदर पेरिस कम्यून के बारे में लिखा गया है, और ये पेरिस कम्यून है, इसका सिग्निफिकेंस यही था कि पहली बार जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पब्लिक इकट्ठी होगी और पब्लिक की इकट्ठी होके एक दिन क्रांति कर देंगी, वो जस्टिफाई हो गया था पेरिस के अंदर। दिस पेंटिंग ऑफ द पेरिस कम्यून ऑफ 1871, it portrays the scene of the popular uprising in Paris between the March and the May 1871. This was a period when the town council, मतलब जो उनकी नगर पालिका थी, called as the Commune of Paris, was taken over by the people's government. People's government का मतलब क्या है, वर्कर्स और इनफैक्ट मजदूर लोग थे, उन्होंने ले लिया था। It consisted of the workers, ordinary people, professional, political activists and the other persons. The uprising emerged against a background of growing discontent against the policy of the French state, जो फ्रांस की सरकार थी उसके सामने, and the Paris Commune was ultimately crushed by the government troops, but it was celebrated by socialists all over the world as a prelude to the socialist revolution. The Paris Commune is popularly remembered for two important legacies. One for its association with the workers, that is the red flag. इनफैक्ट ये लोग लाल झंडा लेके क्रांति किया था, कम्युनिज्म का सिंबल आपको पता ही होगा। That was the flag adopted by the Communards revolutionaries in Paris, and for the Marseille, originally written as a war song in 1792, became a symbol for commune and of the struggle for liberty. ठीक है, तो ये पेरिस के कम्यून की थोड़ी बहुत बातें हैं एक्चुअली जर्मनी के अंदर, सॉरी पेरिस के अंदर 1871 में। होता ऐसा है कि इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इनफैक्ट जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई थी कि वर्कर्स इकट्ठे हो गए, और जो उस टाइम पे इमीडिएट गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने टॉपल कर दिया, नगर पालिका को, और इनफैक्ट 3-4 महीने तक इन्होंने अपने खुद की सरकार चला रही थी पेरिस सिटी के अंदर। तो उससे भी समझ में आता है कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि भाई हैव नॉट क्लास इकट्ठा होगा और इकट्ठे होने के बाद अपने मालिकों की पिटाई कर देगा, वो चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई होती है। ठीक है, तो ये चीज़ के ऊपर लिखा गया है। इनफैक्ट हम लोग जब सोशलिज्म की बात करेंगे तो सोशलिज्म में 3-4 एग्जाम्पल मिलेंगे। एक तो पेरिस कम्यून मिलेगा, दूसरा जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेट पार्टी मिलेगी, तीसरी पॉइंट जब हम लोग देखते हैं तो तीसरा पॉइंट हमको मिलता है कि जो जितने भी सोशलिस्ट सपोर्टर्स थे इन्होंने अपने ट्रेड यूनियंस बनाए। क्या बना दिया? व्यापारिक संगठन बनाए, मजदूरों के संगठन बनाए, और इन्हीं में से इनफैक्ट अगर आप देखोगे लेबर पार्टी की स्थापना की जाती है ब्रिटेन के अंदर, और फ्रांस के अंदर भी हमको सोशलिस्ट पार्टी मिलती है। अब देखने की कोशिश करो कि नाम ही है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का मतलब क्या होता है? जो मजदूरों के लिए बात करेगी, ठीक है, जो गरीबों के लिए बात करेगी, जो किसके लिए बात करेगी? हैव नॉट क्लास के लिए बात करेगी। हाउएवर टिल 1914 socialists never succeeded in forming a government in the Europe, but we see by the year 1917 एक दिन ऐसा आएगा जब रशिया के अंदर ये जो वर्कर्स थे, ये जो मजदूर लोग थे, इन सब ने इनफैक्ट अपनी पहली बार सरकार बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। ठीक है, तो लेनिन के वहाँ पे अध्यक्षता में आपकी सरकार बनेगी। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊँगा तो इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। बट एक चीज़ हमको मिलता है कि रशिया में क्रांति 1917 में हुई। रशिया में क्रांति 1917 में हुई। रशिया की क्रांति के पहले
जो सोशलिज्म नाम की विचारधारा थी इतनी पॉपुलर होती है और 1917 तक आते आते वही रशिया के अंदर राजा के सामने लोगों का गुस्सा फट चुका है, और वो जब गुस्सा फटता है तो उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। बट रशियन रिवॉल्यूशन का जो मूलभूत कारण था जिसे हम लोग कहते हैं सोशलिज्म, ये सोशलिज्म कब से एडवांस हो चुका था, जहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी के हाथ में रखने की बात की गई है, जहाँ बोला गया है कि समाज के हाथ में सब कुछ होना चाहिए और सर्वहारा की शक्ति होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट होनी चाहिए। ये जो भी बातें हैं इसके द्वारा हमको देखने को मिलता है कि ये जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, इसी ने ही धीरे धीरे रशिया के अंदर क्रांति करा दी। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 1917 में रशिया के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि पब्लिक जो थी उसने राजा के सामने विद्रोह कर दिया। और राजा के सामने विद्रोह क्यों किया है? क्योंकि ये वो पब्लिक है जिसके पास कुछ नहीं हुआ करता था, जिसके पास ना पैसा था, ना राइट्स थे, ना अधिकार थे, और राजा और उसकी रॉयल फैमिली जो थी जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे। तो इनफैक्ट कार्ल मार्क्स ने जो चीज़ बोली थी, जहां कार्ल मार्क्स कहता है कि एक दिन आएगा जब गरीब में गरीब लोग इकट्ठे होंगे, और जितने भी गरीब इकट्ठे होंगे वो सब के सब अपने इनफैक्ट अमीर वर्ग है, अपना जो शासक वर्ग है उसके ऊपर धावा बोल देंगे और उसकी पिटाई कर देंगे। यही चीज़ रशिया की क्रांति के अंदर होती है। रशिया में कैसे क्रांति होगी, हाउ द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस इन रशिया, उसको आज के क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हमने डिस्कस किया है और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म कैसे उभर के आया, सोशलिज्म के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड अप दिस मच पॉइंट। हमने इतना पॉइंट पढ़ा है दोस्तों। होपफुली मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशलिज्म एंड व्हाई सोशलिज्म, ठीक है। ये चारों के चारों पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं तो आप आराम से लिख पाओगे। उतना मैंने आपको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। ये सोशलिज्म नाम की जो विचारधारा, जहां सोसाइटी के हाथ में पावर होना चाहिए, ये अप्लाई होती है रशिया की क्रांति के अंदर। दिस विल बी अप्लाइड इन द रशियन रिवॉल्यूशन। तो जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आऊँगा, व्हेन नेक्स्ट क्लास आई विल ज्वाइन, तो मैं आपको रशिया की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ द रशियन रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस, और रशिया की क्रांति के बाद आगे क्या होता है, किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये चैप्टर के अंदर से, जिसे हम लोग कहते हैं सोशलिज्म इन यूरोप, क्या है सोशलिज्म इन यूरोप, ये हमने खत्म किया है। अब ये चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है, जो इनफैक्ट अप्लाई होगा रशिया की क्रांति के अंदर, क्योंकि यही समाजवादी पद्धति के हाथ के आधार, जब इनके हाथ में सरकार आती है तो इन्होंने रशिया के अंदर अपनी शासन पद्धति को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो सोशलिज्म कब उभर के आया है, आपको मिलेगा 1850s के दौर में सबसे ज़्यादा मिलेगा। रशिया की क्रांति कब मिलेगी, 1917 में, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1799 टू 1815, गेटिंग माय पॉइंट। और उसके बाद हम लोग जब हिटलर और नाजिज्म के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे पोस्ट 1919 हिटलर का ग्रोथ हुआ और कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया चलती है, ठीक है। नाजीवाद क्या है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो थीमेटिक पॉइंट्स के ऊपर आपको चर्चा कराता रहूँगा, आपको डिस्कस कराता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन ने किस तरह से सोसाइटी को बदलने की कोशिश की, उसके ऊपर भी आऊँगा, और कैसे सोसाइटी को बदलने के लिए पूरा का पूरा आंदोलन चलता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट आई फील दैट आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं, आज रात को 9 बजे, टुडे 9:30 सॉरी माय बैड, ठीक है, 9:30 29 ऑफ अगस्त है आज। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आपको स्पेशल क्लास मिलेगा। यू विल फाइंड अ स्पेशल क्लास टुडे 9:30 PM, ठीक है। आप प्लीज़ ज्वाइन करिए हमारे क्लास को। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लास है, इट्स अ फ्री क्लास, और मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी 3 सेशंस ले लिया है, ऑलरेडी टेकन 3 सेशंस। ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज में ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बट मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए,
ये सेशन के अंदर बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ये फ्री है और आपके मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए PN लाइव हमेशा यूज़ करिएगा, 1 साल 2 साल का जो भी होगा। और साथों साथ हमेशा जब आप कोड यूज़ करो तो कोड आपका PN लाइव होना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि PN लाइव आपको सब जगह 10% डिस्काउंट देगा, ठीक है। PN लाइव कोड यूज़ करने से आपको 10% डिस्काउंट सब जगह मिलेगा। तो इट्स नॉट द केस कि खाली एक ही जगह के ऊपर आप UPSC में यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ फॉर एनीथिंग। आपके कोई भी पहचान वाले किसको भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो उनको भी वेलकम कराइएगा, उनको बोलिएगा कि सर ये कोड यूज़ कर दे, उनके थोड़े बहुत डिस्काउंट भी हो जाएंगे। चलिए ठीक है ना। तो इतना रखते हैं। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स चालू हो रहा है, मतलब हो गया है 25 तारीख से 25 अगस्त से। और इसको भी आप अटेंड कर सकते हो बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। लाइव क्लासेस है, डेली 2 आवर्स है, 26 सेशंस आर देयर इन द एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कराऊंगा। प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन दी कोर्सेज ऑन द कॉन्सेप्ट एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत मजा आएगी आपको और मेरे को, दोनों साथ में मिलकर करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग।